ईवीएम पे नजर रख रहे हो, काउंटिंग सेंटर पे नजर रख रहे हो, स्टोर रूम पे नजर रख रहे हो, इसका मतलब ईवीएम में अभी तक जो वोट पड़े हैं वो सब ठीक है, ईवीएम में कोई चिप नहीं है कि आप वोट डालते हो किसी को जाता किसी और को है। ये तो आपने मान लिया, आप कह रहे हो डीएम को प्रभावित करके जो है ईवीएम में नतीजे बदले जा सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है, ईवीएम को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ईवीएम को क्लीन चिट दिया। अब आते हैं डीएम पर। क्या लॉजिकली सोचिए कि डीएम को धमकाकर चुनाव के नतीजे आ सकते हैं क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं कि डीएम से जो लोग कह रहे हैं जिलाधिकारी को प्रभावित करके चुनाव जीते जाते, देश में अगर आप देखेंगे, देश में कुल जिलाधिकारी कितने हैं डीएम? देश में कुल जिलाधिकारी जो हैं वो है 806, 806। और कांग्रेस, आप ये बताइए कि 150 को मान लीजिए फोन कर दिया, तो बाकी के जो हैं करीब करीब 650, वो 650 डीएम जो हैं वो तो आपकी तरफ होंगे फिर। अच्छा, कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, मुझे ये बताइए, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है आज की डेट में, और हिमाचल में। इन तीनों राज्यों में तो डीएम प्रभावित नहीं होगा, आपकी सरकार है, और यहां 76 डीएम है, 76 डीएम इन तीनों को मिला लीजिए, तो 76 डीएम ये तो प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल तीनों जगह कांग्रेस को एकदम बंपर वो वोट आना चाहिए। और मुझे यह भी बताइए कि अगर डीएम को प्रभावित किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या कांग्रेस ने इन 76 डीएम को प्रभावित किया हुआ है? आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बेसिक सा लॉजिक कि अगर डीएम को प्रभावित करके चुनाव जीते जा सकते हैं तो एक बार जिसकी सरकार आ गई दूसरे के आने ही नहीं देगा फिर तो वो, भाई उसकी सरकार है, वो डीएम प्रभावित करेगा फिर जीतेगा, फिर डीएम प्रभावित करेगा फिर जीतेगा, फिर डीएम प्रभावित करेगा फिर जीतेगा। तो कैसे कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार आ गई? कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी, कैसे बीजेपी हारी? हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, कैसे बीजेपी हारी? वहां के डीएम ने काम नहीं किया ढंग से। बॉस क्या कर रहे हो आप लोग? देश कहीं आपके दिमाग में है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं। और मुझे लगता है ये लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि जो नीचे का कार्यकर्ता है ना बॉस, वो इन नेताओं से सवाल ना पूछे कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम क्या नेतृत्व कर रहे हो जी कि हमारी पार्टी हार रही है। इस सवाल से बचने के लिए ये लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं ताकि भाई चुनाव आएगा, नतीजे आएंगे, सरकार किसी की भी बनेगी, वो सरकार चलेगी, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है वो विद्रोह ना कर दे, वो बगावत ना कर दे, वो इन नेताओं से सवाल ना पूछ ले कि तुम हटो, तुमसे नहीं हो पा रहा, हमको मौका दो। इसलिए ये लोग ये सब करते हैं। कांग्रेस के इस फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने के लिए आज आपको वोटों की गिनती करने की पूरी प्रोसेस बताता हूं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना असंभव काम है और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर कोई प्रेशर नहीं है। दरअसल वोटों की गिनती जिला मुख्यालय के काउंटिंग स्टेशन पर बहुत से लोगों के सामने होती है। अब एक एक चीज समझिए, काउंटिंग होती कैसे। सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट देखिए जो काउंटिंग स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। इसमें एक आरओ होता है यानी रिटर्निंग ऑफिसर, आमतौर पर जिलाधिकारी यानी जिला कलेक्टर ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है। वोटों की काउंटिंग की पूरी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। दूसरे नंबर पर सीएस यानी काउंटिंग सुपरवाइजर और सीए यानी काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं। ये दोनों अधिकारी वोटों की गिनती करते हैं। तीसरी कैटेगरी में सभी उम्मीदवारों के इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट होते हैं। ये लोग वोटों की गिनती के दौरान काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के माथे पे खड़े रहते हैं बॉस। उनके सामने वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है वो हो रही होती है। किसी भी पार्टी का वहां पर एजेंट मौजूद रहता है। इन सभी लोगों को चुनाव आयोग से मिले आईडी कार्ड दिखाने के बाद अंदर एंट्री मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काउंटिंग हॉल के अंदर किसी भी केंद्रीय राज्य मंत्री की भी एंट्री नहीं हो सकती। अगर कोई मंत्री चुनाव का उम्मीदवार है तो ही रिटर्निंग अधिकारी की इजाजत से अंदर जा सकता है। इसके अलावा काउंटिंग स्टेशन के बाहर तैनात पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान भी बिना रिटर्निंग अधिकारी के परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता देता हूं कि काउंटिंग के समय कौन व्यक्ति कहां बैठता है, इसे लेकर भी चुनाव आयोग के बड़े सख्त नियम है। वोटों की गिनती एक बड़े हॉल में होती है, इसलिए एक ही हॉल में 15 अलग अलग टेबल लगाई जाती है। किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर काउंटिंग हॉल में 15 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जा सकती। इसमें 14 टेबल पर दो काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट बैठते हैं। इनके पास उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट्स मौजूद रहते हैं। इसके अलावा एक और टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लगी हुई होती है, जिसकी देखरेख में वोटों की काउंटिंग होती है। एक एक चीज डिफाइंड है बॉस। और 15 टेबल की सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है, क्यों गड़बड़ी नहीं हो सकती, आपको यह बताता हूं। समझिए इस बात को। जैसे अगर आप देखेंगे, एक टेबल किसका लगा, एक टेबल लगा आरओ का, यह टेबल है, टेबल नंबर 1 रिटर्निंग ऑफिसर का टेबल लगा। इसके बाद 14 टेबल लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और 14, ऐसे 14 टेबल लगते हैं। 1 से शुरू होकर 14 तक टेबल लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 7 8, यहां 7 यहां 8 यहां 9 10 11 12 और 13 14 टेबल लगते हैं। इसमें बैठता कौन है हर टेबल के पास? यहां पे सीएस बैठता है, काउंटिंग सुपरवाइजर, और यहां पर सीए बैठता है, सीए काउंटिंग असिस्टेंट, और यहां पर ईवीएम रखी रहती है टेबल, उसको गिनते हैं। यहीं पर ये देखिए हर टेबल के पास यहां हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आदमी खड़ा रहता है, पोलिंग एजेंट खड़ा रहता है। वो यहां से एकदम आंख गड़ा के देख रहा होता है कि किस ईवीएम में क्या चल रहा है। हर टेबल के पास पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट खड़ा रहता है। कैसे गड़बड़ी हो जाएगी बॉस? और जैसे ही एक राउंड पूरा होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर नतीजा घोषित करता है, जिसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर की टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले से किसी को नहीं पता होती कि कौन किस टेबल पर बैठेगा। सेटिंग होने का कोई चांस ही नहीं। अब यह भी समझिए कि वोटों की गिनती कैसे होती है। इसके लिए काउंटिंग वाले दिन हॉल में मौजूद सभी लोगों के सामने स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाले जाते हैं, यानी जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है, जिसको सीसीटीवी से मॉनिटर कर रहे थे, वो सबके सामने निकलता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां पर होता है। यह ईवीएम वोटिंग पूरी होने के पोलिंग के बाद पोलिंग स्टेशन से जिला हेडक्वार्टर्स के ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दिए जाते हैं। ईवीएम मशीनों को उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में काउंटिंग टेबल पर खोला जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बॉक्स और कंट्रोल यूनिट के सीरियल नंबर का मिलान होता है ताकि यह चेक किया जा सके कि बॉक्स और कंट्रोल यूनिट में कोई अदला बदली तो नहीं हो गई। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट में चुनाव का ड्यूरेशन और तारीख को भी मैच किया जाता है। यह देखा जाता है कि चुनाव जितने देर चला उतने ही देर ईवीएम ऑन रहा। सारी मैचिंग और डिटेल्स नोट करने के बाद रिजल्ट बटन दबाया जाता है, जिसे सभी प्रत्याशी उनके प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है कि देखो रिजल्ट दबाए और देखो मशीन में क्या नंबर आया। इन सभी लोगों के सामने ही काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट वोटों की गिनती करते हैं। ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाती है। पोस्टल बैलेट की गिनती एक अलग टेबल पर होती है। इस पर एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रहता है। और सारे वक्त पूरी प्रक्रिया में, जो मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि जितनी देर ये पूरी काउंटिंग चलती है, ये अंदर लोग मौजूद रहते हैं, पोलिंग एजेंट्स मौजूद रहते हैं। सारे टेबल पर एक एक पोलिंग एजेंट हर पार्टी का, कांग्रेस का, सपा का, बीजेपी का, सबका मौजूद रहता है। और उससे भी बड़ी बात, बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और इसका टेलीकास्ट बड़ी सी स्क्रीन पर बाहर हो रहा होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अंदर छुपा हुआ कुछ। कैसे हो जाएगा यार? इसलिए आपको यह प्रक्रिया जाननी बहुत जरूरी थी।